25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रेफरी की, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। हमारे देश में 96 करोड़ से ज्यादा मतदार हैं। इतने बड़े देश में चुनाव करवाना कोई आसान बात नहीं है। 1950 से लेकर तो आज तक इलेक्शन कमीशन ने भरपूर कोशिश की कि पारदर्शिता से चुनाव हो। इतिहास गवाह है इस बात का। 1951-52 में जब पहली बार देश में इलेक्शंस हो रहे थे, तब 17 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। 85% पॉपुलेशन को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इलेक्टोरल रोल को स्क्रैच से बनाना था। इंटरनेशनल मीडिया ने इन इलेक्शंस को बड़े ही संदेह से देखा। हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिखाया कि डेमोक्रेसी वेस्टर्न नहीं है। उनके काम को देखते हुए अगले ही साल यानी 1953 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें इनवाइट किया सूडान के पहले जनरल इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि उस वक्त सूडान पे इजिप्ट और यूके का कंट्रोल था। 1954 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित। इलेक्शन कमीशन एक ऐसे दौर से भी गुजरा है जब देश पे आयरन ग्रिप कंट्रोल था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का। मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी की, जब अदालतें कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी, प्रेस पे भारी सेंसरशिप थी। इमरजेंसी के बाद जब 1977 में पहली बार इलेक्शंस होने वाले थे, तो कई अपोजिशन लीडर्स ने ये सवाल पूछे कि क्या इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो पाएंगे। पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख नहीं खोई। देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। और एक है आज का इलेक्शन कमीशन, जिसपे आए दिन नए आरोप लगते जा रहे हैं, जिसकी साख दिन ब दिन घटती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले के इलेक्शंस बहुत फ्री एंड फेयर होते थे। पहले भी बूथ रिगिंग जैसी कई गलत चीजें होती थी, पर इलेक्शन कमीशन ने हमेशा कोशिश की थी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो। आज के इलेक्शन कमीशन में वो जो कोशिश है, वो कहीं नजर नहीं आ रही। शायद इलेक्शन कमीशन को अपने ही गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर पलट के देखने की बहुत जरूरत है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं देवांश ठाकरे। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या है इलेक्शन कमीशन पे आरोप और कितनी सच्चाई है उनमें। शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश इलेक्शंस 2024 से। इलेक्शन कमीशन के डेटा शीट के हिसाब से आंध्र प्रदेश 2024 के चुनाव में 4 करोड़ 14 लाख इलेक्टर्स थे, यानी वोटर्स थे। 5 बजे तक का वोटर टर्नआउट 68.04% था। 8 बजे का 68.12%। ये राइज है 0.08% का। अगर हम 4 करोड़ 14 लाख का 0.08% निकाले तो वो आता है 33,000। फाइनल वोटर टर्नआउट है 80.56%। ये है 12.44% का राइज रात के 8 बजे के आंकड़े के हिसाब से। तो अगर हम 4 करोड़ 14 लाख का 12.44% निकाले तो वो आता है 51,50,000। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन हमें ये कहना चाहता है कि शाम 5 बजे से लेकर तो 8 बजे तक 33,000 लोगों ने अपने वोट्स डाले और 8 बजे के बाद 51,50,000 लोगों ने वोट्स डाले। पर ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके 2 कारण है। सबसे पहला, आंध्र प्रदेश में पोलिंग एंड टाइम 6 PM था। इसका मतलब ये है कि शाम के 6 बजे आंध्र प्रदेश के सारे पोलिंग स्टेशंस के गेट्स क्लोज हो जाएंगे। ऐसा मान लीजिए कि 100 वोटर्स आंध्र प्रदेश के किसी पोलिंग स्टेशन पे अभी भी खड़े हैं और 6 बज चुके हैं, तो पोलिंग ऑफिसर्स उस पोलिंग स्टेशन के गेट्स को क्लोज कर देंगे और जो वो लोग उसके अंदर खड़े हैं, मतलब पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़े हैं, उन्हें टोकन दिया जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। कैसे कि जो सबसे आखिरी खड़ा है उसे टोकन नंबर 1 दिया जाएगा। ऐसे करते करते जो सबसे सामने खड़ा है उसे टोकन नंबर 100 दिया जाएगा। तो कोई चांस ही नहीं कि 6 बजे के बाद एक भी बाहर का व्यक्ति आके, जो प्रीमाइसेस के बाहर खड़ा है, वो आके अंदर वोट कर पाए। पर डेटा क्या कह रहा है कि शाम के 8 बजे के बाद 51,50,000 लोगों ने वोटिंग किया है। पर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा भी मान ले कि आंध्र प्रदेश में 6 बजने के 5 मिनट पहले आंध्र प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा लोग जागरूक हो गए अपने वोट्स को लेकर और वो आके पोलिंग स्टेशन पे खड़े हो गए, तभी भी ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर उतने सारे लोग आते पोलिंग स्टेशन पे तो 5 से लेकर तो 8 बजे की वोटिंग है वो भी बहुत स्पीड से हो जाती है। पर हमें डेटा क्या बोल रहा है कि सिर्फ 33,000 ही वोट्स पड़े। कुछ कारणों की वजह से वोटिंग स्लो हो सकती है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे आंध्र प्रदेश में एक साथ वोटिंग स्लो हो जाए
और इतनी वोटिंग स्लो हो कि 50 लाख लोग पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं, पर उसमें सिर्फ 33,000 वोट्स ही पड़ते हैं 5 से 8 के बीच में। दूसरा कारण, आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में शाम के 6 बजे के बाद सिर्फ 3,500 से ज्यादा बूथ खुले थे, बाकी सब बंद हो गए थे। हम मान लेते हैं कि 3,600 बूथ खुले थे। तो जो 51,50,000 वोट्स है जो रात के 8 बजे के बाद पड़े हैं, वो सब वोट इन्हीं बूथ्स पर पड़े होंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद तो इतने ही बूथ्स खुले थे। तो हम अगर डिवाइड करें 51,50,000 को 3,600 से, तो वो आता है 1,430 वोट्स। उस समय यानी 2024 में जो मैक्सिमम लिमिट थी पोलिंग स्टेशंस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स की, वो थी 1,500। आज के समय 1,200 है, पर उस समय 1,500 थी। तो क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि सुबह से लेकर तो शाम के 8 बजे तक सिर्फ 70 वोट्स पड़े, और 8 बजे के बाद 1,430 वोट्स पड़े उन 3,600 बूथ्स पर। अब बात करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। पिछली बार 2002 से लेकर तो 4 तक भारत में एसआईआर हुआ। उसके बाद सीधा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एसआईआर किया गया, जिसके बाद बाकी राज्यों में भी एसआईआर चालू कर दिया गया। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी बताते हैं कि क्योंकि अब सारे रोल्स 2004 के बाद डिजिटल हो चुके थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर कराना जरूरी नहीं समझा। We had a constant problem of the defective electoral roll, but we never thought of SIR because we referred to a 2004 decision of the then election commission that SIR is no longer advisable or necessary because we have already digitized our electoral roll. एसआईआर को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कई बार लोगों ने ये भी दलीलें पेश की कि एसआईआर पहली बार तो नहीं हो रहा भारत में। ये बात सही है कि भारत में इसके पहले भी एसआईआर हो चुका है, पर यह भी सही है कि चुनाव के इतने नजदीक आने के बाद एसआईआर पहली बार चालू किया गया। पहले के एसआईआर में लोगों को टाइम मिलता था, इस बार के एसआईआर में लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव एकदम नजदीक आने के बाद एसआईआर चालू किए हैं। पश्चिम बंगाल के एसआईआर में बहुत कंट्रोवर्सी हुई। खबरें टुकड़ों में आने की वजह से पश्चिम बंगाल के एसआईआर को समझना थोड़ा मुश्किल रहा है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर कैसे हुआ। कुल 1,36,00,000 लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर ने फ्लैग किया। उसमें से 76 लाख लोगों के नाम इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिए गए, जिसमें 63 लाख लोगों के नाम डिलीट किए थे, कुछ ऑब्वियस रीजन जैसे परमानेंटली शिफ्टेड या डेथ की वजह से। बाकी बचे हुए 14 लाख लोगों का नाम कुछ करेक्शंस के साथ क्लियर कर दिया गया। प्रॉब्लम आई 60 लाख केसेस में, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके 700 से ज़्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे उन केसेस की सुनवाई के लिए। 60 लाख में से 27 लाख लोगों का नाम उन ऑफिसर्स ने डिलीट किया और 32 लाख का क्लियर कर दिया। तो उन 27 लाख के सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल बिठाए थे। 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बिठाए गए थे और हर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक जज था। टोटल नंबर ऑफ केसेस जो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स को सुनने थे वो थे 34 लाख। 27 लाख तो वो केसेस जिनका नाम डिलीट कर दिया गया था लिस्ट में से, और एडिशनल 7 लाख वो केसेस जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों ने उन लोगों के खिलाफ डाले थे जिन लोगों का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है, ये कहते हुए कि उन लोगों का नाम नहीं होना चाहिए था। तो इफेक्टिवली 19 जजेस से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो 34 लाख केसेस का निवारण करेंगे। ऑब्वियसली ये पॉसिबल तो नहीं था, जिसके परिणाम भी साफ दिखे। पूरे 34 लाख केसेस में से सिर्फ 2,163 केसेस ही डिस्पोज हो पाए। उसमें से 1,607 लोगों के नाम वापस रिस्टोर कर लिए, मतलब वापस वोटर लिस्ट में ऐड कर दिए, और सिर्फ 14 लोगों के नाम डिलीट किए। बाकी के 542 लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते लोगों से कि वो रिपोर्ट करे, क्योंकि डिलीशंस पूरे बंगाल में से हुए, पर 19 के 19 ट्राइब्यूनल्स पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही जगह बिठाए गए थे। वो थी कोलकाता की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन लोगों से जो कलकत्ता से दूर रहते हो, वो कलकत्ता में उसी बिल्डिंग में आए ताकि अपना नाम वो वापस वोटर लिस्ट में ऐड करवा सके, वो भी तब जब खबरें ये आ रही थी कि जो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे। अगर हम परसेंटेज निकाले और ये भी अज्यूम कर ले कि जो 542 लोग थे वो सारे के सारे बोगस वोटर्स थे, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, उनमें से कई लोग जेन्युइन वोटर्स भी हो गए, पर तभी भी हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। और अगर हम परसेंटेज निकाले टोटल नंबर ऑफ पीपल एडेड बैक इन वोटर लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज्ड,
तो वो आता है 74.2%। और अगर हम 27 लाख के 74.2% निकालें तो वो आता है अप्रोक्सीमेटली 20 लाख। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 20 लाख जेन्युइन वोटर्स के नाम इस साल के बंगाल के इलेक्शंस में काटे गए अनकॉन्स्टिट्यूशनली, और ये मिनिमम है। ये नंबर 26 लाख के ऊपर भी जा सकता है। रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट जज का भी नाम इस साल के लिस्ट में डिलीट कर दिया गया। जिन नंदलाल बोस ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इलस्ट्रेट और डेकोरेट किया, उनके परिवार तक का नाम भी इस लिस्ट से गायब था। एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का भी नाम डिलीट कर दिया गया। कारगिल वेटरन, इंडियन क्रिकेटर, पश्चिम बंगाल के पहले वुमेन चीफ सेक्रेटरी, 2 बार पश्चिम बंगाल में जो एमएलए रह चुके हैं, उनका तक भी नाम डिलीट कर दिया गया है। जो लोग पोलिंग कंडक्ट करवा रहे थे यानी पोलिंग ऑफिसर्स, उनका खुद का नाम डिलीटेड था वोटर लिस्ट से। पोलिंग स्टाफ 2-3 दिनों तक ट्रैकिंग करते थे पहाड़ों में ताकि कुछ वोटर्स वोट डाल पाए। इलेक्शन कमीशन का मोटो है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और आज उसी इलेक्शन कमीशन ने 20 लाख से ज्यादा एलिजिबल वोटर्स का वोटिंग का अधिकार छीन लिया है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत कोशिश की कि वो डेटा को छुपा सके, यहाँ तक कि जो सस्पेक्टेड वोटर्स की लिस्ट है उसे भी पब्लिक करने से मना कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने उसे मजबूर किया पब्लिक करने से, और उस ऑर्डर को फॉलो करने में भी इलेक्शन कमीशन ने डिले किया। डेटा पब्लिक डोमेन में आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसे स्ट्रक्चरल बैरियर्स खड़े किए हैं जिससे उस डेटा से कुछ मीनिंगफुली कंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाए। जैसा कि ऑल्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पश्चिम बंगाल की भवनीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 267 जोन्स है, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हम एक बार में सिर्फ 10 ही एरियाज की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और हर एक फाइल डाउनलोड करने के पहले कैप्चा डालना पड़ता है। कैप्चा सही डालने के बाद भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट उसे एक इनकरेक्ट कैप्चा दिखाती है। तो ऑटोमेशन ब्लॉक्ड है और हर चीज मैन्युअली करनी पड़ती है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इलेक्शन कमीशन ने कई सारे नामों पर अंडर एडजुडिकेशन का वाटरमार्क लगाया है, जिस वजह से मैन्युअली रीडिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है नामों का। अब आता है सबसे बड़ा बैरियर। इलेक्शन कमीशन ने इस डेटा को स्कैन्ड पीडीएफ में भेजा है। स्कैन्ड पीडीएफ 228 टाइम्स लार्जर है कंपेयर टू डिजिटली रीडेबल डेटा। मतलब ये जो स्कैन्ड पीडीएफ है, इसे सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के इतना बड़ा डेटा भेजा है ताकि डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा स्पेस लगे, और उसी के साथ कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करके इस डेटा को एनालाइज करवाना है तो वो सॉफ्टवेयर इसे रीड ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको इस स्कैन पीडीएफ को पहले मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर उस सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगस्त 2025 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मशीन रीडेबल डेटा ना देने के पीछे ये जस्टिफिकेशन दिया कि अगर वैसा डेटा अपलोड किया जाएगा तो उसे कोई भी डाउनलोड करके एडिट कर सकता है अपने डिवाइस में। अब इस आर्ग्यूमेंट में इतनी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मैंने इंटरनेट से इलेक्शन कमीशन का सिंबल लिया और उसकी जगह बीजेपी का सिंबल डाल दिया, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि नहीं नहीं हमारे सिंबल का मिसयूज किया जा रहा है, इसे इंटरनेट से हटा देना चाहिए? कोई सेंस है इस बात की? अगर मैं वैसे एडिट करता हूँ तो वो सिर्फ मेरे डिवाइस में ही एडिट होने वाला है। ऐसे तो नहीं होगा कि देश भर में जहां भी ईसीआई के सिंबल हो उसकी जगह कमल का फूल खिल जाएगा, जैसे ईसीआई के केरला वाले लेटर में खिला था। मान लीजिए मैंने वोटर्स लिस्ट को डाउनलोड करके एडिट कर भी दिया, तो भी वो एडिटेड फाइल तो मेरे ही डिवाइस में रहने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा कि जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइल होगी वो एडिट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम उन पीडीएफ स्कैन्ड फाइल्स को एनालाइज करने के बाद पता चलती। ऑल्ट न्यूज ने जब इन स्कैन्ड पीडीएफ को कन्वर्ट किया मशीन रीडेबल डेटा में, तब उन्हें पता चला कि भवनीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि ममता बनर्जी की सीट है, उस पे 21.9% मुस्लिम इलेक्टोरेट है, और जितने भी लोग उस सीट में से एडजुडिकेशन में डाले गए हैं उसमें 51.8% मुस्लिम्स है। सबर इंस्टीट्यूट ने भी जब डेटा को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिलीशंस हुए हैं उसमें से 40% मुस्लिम ही हैं, और मुस्लिम की जो इलेक्टोरेट में शेयर है वो सिर्फ 21.9% है। ऑल्ट न्यूज ने बताया कि बेलागंज में 54.3% मुस्लिम इलेक्टोरेट्स है, पर मुस्लिम अंडर एडजुडिकेशन 76.1% है। मनिकचक में 49.4% मुस्लिम है, पर मुस्लिम अंडर एडजुडिकेशन 97.4% है। मोतीबारी में 69.5% मुस्लिम इलेक्टोरेट्स है, पर अंडर एडजुडिकेशन 97.4% है। शमशेर नगर में 82% मुस्लिम इलेक्टोरेट्स है, बट मुस्लिम अंडर एडजुडिकेशन 98.8% है। बहरमपुर में मुस्लिम इलेक्टोरेट सिर्फ 26.9% है, और मुस्लिम अंडर एडजुडिकेशन 61.6% है। सबर इंस्टीट्यूट और ऑल्ट न्यूज से जब ये डेटा का प्रूफ मांगा गया तब उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें साझा करना चाहिए क्या,
उन्होंने साझा कर दिया। को साझा करनी चाहिए क्या? सबर इंस्टीट्यूट तो और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐड भी कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ने कैसे जानबूझ के फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना और एनालाइज करना मुश्किल करा दिया था, तो इन डेटा को प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है। सबर इंस्टीट्यूट ने बताया नंदीग्राम में मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंटेज 25% है, पर डिलीशन में शेयर 94.5% है। करीमपुर में मुस्लिम पॉपुलेशन 43% है, पर डिलीशन में शेयर 70.1% है। संतीपुर में मुस्लिम पॉपुलेशन 17% है, पर डिलीशन में उनका शेयर 27.1% है। स्वरूप नगर में मुस्लिम पॉपुलेशन 47% है, पर डिलीशन में उनका शेयर 57% है। क्या आपको ये महज एक कोइंसिडेंस लगता है? 2-3 चीजें कोइंसिडेंटली हो सकती है, पर मैंने आपको इतने एग्जांपल दिए। जिस एरिया में 25% मुस्लिम पॉपुलेशन हो, उसमें 94.5% मुस्लिम डिलीशंस कैसे हो सकते हैं? क्या ये महज एक सहयोग है या उससे भी बढ़कर कुछ और, जैसे टारगेटेड कम्युनल डिलीशंस? बंगाल के एसआईआर और इलेक्शंस के वक्त जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, उन्हें नई बीजेपी सरकार ने चुनाव जीतते ही राज्य का चीफ सेक्रेटरी बना दिया है। तो आप खुद ही सोचिए, क्या किसी तरह की न्यूट्रलिटी बचती है ये टॉप लेवल इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स में? क्या बंगाल में जो हुआ उसे चुनाव कहना भी चाहिए? आप खुद सोचिए। चुनाव में क्या होता है? चुनाव में लोग सरकार को चुनते हैं, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ लोगों को चुना जा रहा है कि कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं। बंद करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे एसआर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, वो है वोटर डुप्लीकेशन। बिहार में एसआर हो चुका है, तो किसी भी व्यक्ति के 2 एपिक नंबर नहीं होने चाहिए, पर इंटरनेट से मुझे ऐसे कई एग्जांपल्स मिले जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि इस व्यक्ति के 2 एपिक नंबर है। आप ये अपने एंड से खुद वेरीफाई कर लीजिए। ईसीआई नेट जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और मैं जो आपको स्क्रीन पे एपिक नंबर दिखाऊंगा उसको आप कॉपी करके उस ऐप पे पेस्ट कर दीजिए। आपको उस वोटर की पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पे दिल्ली भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार ओझा को देख रहे हैं, जिनके 2 एपिक नंबर है, एक दिल्ली में और एक बिहार में। उदय कुमार का 1 एपिक नंबर बिहार में और 1 एपिक नंबर कर्नाटका में है। रंजन कुमार ठाकुर का 1 एपिक नंबर है बिहार में और दूसरा है दिल्ली में। मिथिलेश झा है जिनका 1 एपिक नंबर हरियाणा में है और दूसरा बिहार में है। अजित कुमार झा है जिनका 1 एपिक नंबर बिहार में है और दूसरा हरियाणा में है। मैंने आपको कुछ ही एग्जांपल्स जो मुझे इंटरनेट से मिले वो दिखाए, ऐसे कई एग्जांपल्स होंगे जो इंटरनेट पे भी आए नहीं होंगे। तो इससे जो बिहार में एसआईआर हुआ उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत सवाल उठते हैं। लोकतंत्र खत्म करने के बस यही तरीके नहीं हैं, और भी है। जैसे दमन एंड दीव के लोकल इलेक्शंस में हुआ, वहां कुल 122 सीटें थी, उसमें से 91 सीट्स यानी 75% सीट्स बीजेपी ने अनकंटेस्टेड जीती। इसका मतलब ये नहीं था कि बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं था, कई लोग थे, बट सारे लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए। जैसे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 21 फॉर्म्स भरे हुए थे, उसमें से 13 फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए। सिलवासा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस ने 12 फॉर्म्स भरे, उसमें से 8 फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए। अरे भाई, क्या गुनाह है, क्या कमी है? कौन से हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं जोड़े? जो आपने मांगे हैं वो कुछ जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं, वो देखो, बताओ। लेकिन वो बताने के लिए बिल्कुल वो तैयार नहीं है। उनका एक पीछे से अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कह दिया कि भाई हम तो पहले ही दिन 17 को जिस दिन वहां पे नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई, उसी दिन प्रेस को बोल दिया उसने, हमने चुनाव जीत लिया है। आप समझिए कि लोकतंत्र कोई इस चीज का टेस्ट नहीं है कि आपको फॉर्म भरना आता है कि नहीं ढंग से। उल्टा इलेक्शन कमीशन ने लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, पर इलेक्शन कमीशन इसके बिल्कुल विपरीत यानी लोगों के फॉर्म्स ही रिजेक्ट कर दे रहा है। लिस्ट बस यही खत्म नहीं होती है। अगर आप इतनी सारी अलोकतांत्रिक चीजें करने के बाद भी अपनी जीत नहीं निश्चित कर सकते, तो वो चीज की जाती है जो आसाम और जम्मू कश्मीर में की। शुरू करते हैं आसाम से। आसाम में 2023 में डीलिमिटेशन हुआ 2001 के सेंसस के बेसिस पर। उस डीलिमिटेशन के तहत आसाम में जेरीमैंडरिंग किया गया। जेरीमैंडरिंग अमेरिकन पॉलिटिक्स से लिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे रीड्रॉ करना जिससे एक राजनीतिक दल की जीत को सुनिश्चित किया जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के बेसिस पे होता है, जिसके सेक्शन 9 क्लॉज ए में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी ज्योग्राफिकली कॉम्पैक्ट एरियाज। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस असेस करने के लिए आप इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मैप देखिए डिलिमिटेशन होने के बाद। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको बिल्कुल कांच जैसे दिखेगी,
क्योंकि कांच फूटने के बाद भी ऐसे ही बिखरता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिखराने के पीछे भी कारण है, ताकि मुस्लिम वोटर्स को कुछ चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कॉन्सेंट्रेट किया जाए, जिससे कि बाकी जो बची हुई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो हिंदू डोमिनेटेड हो जाए, जिससे बीजेपी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतना आसान हो जाए। आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। बरपेटा और धुबरी ये दो अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है आसाम में। डीलिमिटेशन से पहले ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम डोमिनेटेड थी, पर डीलिमिटेशन में बरपेटा में से भगबर, जानिया और चेंगा इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज को हटा के धुबरी में डाल दिया गया और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज को बरपेटा में जोड़ दिया गया। इससे ये हुआ कि जो बरपेटा जो पहले एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो कन्वर्ट हो गई हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसके रेपरकशंस ये हुए हैं कि धुबरी लोकसभा में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आ गई है। जैसे 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में जो एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स है आसाम के हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो है 15,75,000 और धुबरी में 2019 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स थे 18,58,000। तो आइडियली जो धुबरी से पॉपुलेशन है उसे कम करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पहले से ही ज्यादा थी, बट कम करने की जगह उल्टा इसे और 8 लाख से बढ़ाया गया है। आज हालत ये है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में जो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्टर्स है आसाम में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा के वो है 17.5 लाख और जो धुबरी में है वो है 26,60,000। इससे जो हर एक वोट की वैल्यू है धुबरी में वो कहीं ज्यादा कम है कंपेयर टू अदर आसाम। ऐसा ही केस है नगोआ और काजीरंगा सीट का। धिंग, रूपोहीहट, समगुरी ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है जहां पे पिछले इलेक्शंस में कांग्रेस को एक कंफर्टेबल लीड थी, ये शिफ्ट किए गए हैं नगवा सीट में। और ब्रह्मपुरी, होजाय, लुमडिंग ये जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है जहां पे बीजेपी को सब्सटैंशियल लीड थी पिछले इलेक्शंस में, वो शिफ्ट किए गए काजीरंगा सीट में। और एक एग्जांपल है हलीकंदी डिस्ट्रिक्ट का, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे पहले 3 असेंबली सीट्स थी, बट अब डिलिमिटेशन के बाद सिर्फ 2 ही बची है। और उन 2 का भी डिवीजन ऐसे किया गया है कि जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है वो सारी हलीगंदी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है वो अलगपुर कटलीचरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए। आप समझिए, मैप को देखने के बाद आपको ये समझ आता है कि यहाँ सीधी लाइन बनाई जा सकती थी, बट जानबूझ के आड़ी टेढ़ी लाइन बनाई गई है ताकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है वो दोनों को अलग किया जाए और हिंदू मेजॉरिटी एरिया में एक सीट बीजेपी को मिल जाए। ये कम्युनल डिवीजन सिर्फ आसाम में ही नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। आपको समझाता हूँ कैसे। हम हमारे रिसर्च के लिए 2011 को ही बेस मानेंगे, क्योंकि 2011 के सेंसस के ऊपर ही डिलिमिटेशन हुआ है। 2011 में 43.84% पॉपुलेशन जम्मू में रहती थी। कश्मीर में यही नंबर 56.14% था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में डिलिमिटेशन के पहले 83 सीट्स थी और ये जो सीट्स थी इनका डिवीजन 37 सीट्स जम्मू में और कश्मीर में 46 सीट्स ऐसा था। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो वो आता है जम्मू का 44.5%, कश्मीर का 55.5%। तो देखा जाए तो ये बहुत क्लोज है। जम्मू में पॉपुलेशन 43.84% थी और जम्मू का रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन से पहले 44.5% था। कश्मीर में पॉपुलेशन 56.15% और कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन उधर की विधानसभा में था 55.5%। डिलिमिटेशन में कुल 7 सीटें बढ़ाई गई, 6 सीट जम्मू में, 1 सीट कश्मीर में। और ये जो अभी नंबर था वो 43 सीट्स जम्मू में था, कश्मीर में 47 सीट्स था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 90 हो चुके थे। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो जम्मू का रिप्रेजेंटेशन 47.7% है, कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन 52.2% है। तो डिलिमिटेशन के पहले जो डिविएशन था रिप्रेजेंटेशन में और पॉपुलेशन में, वो जम्मू में सिर्फ 0.66% का था, कश्मीर में सिर्फ 0.65% का था। पर डिलिमिटेशन के बाद ये डिविएशन कम होने की जगह बढ़ गया। जम्मू में 3.86% हो गया और कश्मीर में 3.3% हो गया। आप समझिए, रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत क्लोज होना चाहिए, उनमें गैप कम से कम रखी जानी चाहिए। पर जो गैप पहले से कम थी उसे जानबूझ के बढ़ाया गया। इसके लिए मेरे पास और एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट भी है।
जो लास्ट डीलिमिटेशन हुआ था, मतलब 2022 के डीलिमिटेशन के भी पहले वाला डीलिमिटेशन जो हुआ था वो 1995 में हुआ था। तो जो हम सीटों का प्रपोर्शन देख रहे थे, 37 सीट्स जम्मू में और 46 कश्मीर में, जो बिफोर डीलिमिटेशन वाली सीटें थी वो 1995 में आई थी, और 1995 का डीलिमिटेशन 1981 के सेंसस के बेसिस पर हुआ था। तो 1981 के सेंसस के बेसिस पे लास्ट टू लास्ट वाला डीलिमिटेशन हुआ था, और जो पिछला वाला मतलब 2022 का जो डीलिमिटेशन है वो 2011 के सेंसस के बेसिस पे हुआ था। तो अगर हम जम्मू में इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखें, वो आता है 26,60,000 1981 से लेकर तो 2011 तक, और कश्मीर में यही नंबर आता है 37,53,000। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि कश्मीर में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है और जम्मू में कम। जहां ज्यादा पॉपुलेशन वहां ज्यादा सीटें, ये सिंपल सा लॉजिक है, पर इसे फॉलो नहीं किया गया। कश्मीर में सिर्फ एक ही सीट दी गई, जम्मू में 6 सीटें। ये जानने के बावजूद कि जम्मू और कश्मीर का जो पॉपुलेशन राइज है उसमें लगभग 10 से 11 लाख का फर्क है। 10-11 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुई है कश्मीर में कंपेयर टू जम्मू। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू में बीजेपी कहीं ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू कश्मीर। 2011 के सेंसस के हिसाब से जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन 67.5% है और मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 30% है। वही कश्मीर में हिंदू पॉपुलेशन 2% है और मुस्लिम पॉपुलेशन 97% है। यही नहीं, अभी और सुनिए। डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के सेक्शन 9 क्लॉज ए में क्लियरली लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन करते वक्त जो फिजिकल फीचर्स है जैसे नदी, पहाड़, इन्हें हमें मद्देनजर रखते हुए ही डीलिमिटेशन करना चाहिए। पर इस क्लॉज को नजर के एकदम कोने में रख के कैसे डीलिमिटेशन किया गया, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। डीलिमिटेशन में अनंतनाग और राजौरी, इन दोनों को मिला के एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। ये चीज बिल्कुल भूलते हुए कि अनंतनाग और राजौरी के बीच में पूरी पीर पंजाल रेंज आती है, और ये इसलिए किया गया क्योंकि राजौरी मुस्लिम डोमिनेटेड है और वो जम्मू डिवीजन में आती है। अगर राजौरी को इधर ही रखा रहता तो बीजेपी को जम्मू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जीतना मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है राजौरी और उसके आजू बाजू के, वो अनंतनाग को कनेक्ट कर दिए, जिससे बीजेपी जम्मू में अपनी जीत बड़ी आसानी से दर्ज करा सकती है। अब आप वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ा सोचिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया जाता है एसआईआर से, उनका रिप्रेजेंटेशन घटाने की कोशिश की जाती है डीलिमिटेशन से, अपोजिशन कैंडिडेट्स के फॉर्म्स ही कैंसिल कर दिए जाते हैं। टीएमसी के पॉलिटिकल कंसल्टेंट आई-पैक के को फाउंडर और डायरेक्टर को ईडी ने अरेस्ट कर लिया इलेक्शन के महज 10 दिन पहले, और इलेक्शन के 2 दिन बाद जब उन्होंने बेल एप्लीकेशन डाली कोर्ट में, तब ईडी ने उस बेल एप्लीकेशन को अपोज तक नहीं किया। आप सोचिए बीजेपी किस हद तक चली गई है बंगाल को जीतने के लिए। इलेक्शन कमीशन के इस मुद्दे पर आराम से 1.5-2 घंटे का वीडियो बन सकता है, पर मैंने कुछ चुनिंदा 5-6 टॉपिक से लिए हैं जिससे कोई भी लॉजिकल पर्सन को यह समझ में आए कि सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिटिकल पार्टी हार जाए इलेक्शंस में, पर इस चीज से जरूर पड़ता है अगर लोकतंत्र अपने आप में हार जा रहा हो, इस देश की जनता अगर हार रही हो, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस पर जरूर सोचा जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम जल्द ही ठीक होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं देवांश ठाकरे, मिलते हैं अगले सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।